हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज जो आपने सेट लगाया है ये था डे 11 का सेट। ठीक है, इसमें जो जीके के प्रश्न थे उन प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं और इसमें साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे और वे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आप यदि सेट लगा रहे हैं, लगातार उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इन्हीं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताता हूं, इन्हीं से अगले सेट में प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं ताकि आप अगले दिन आने वाले सेट्स के बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से डील कर सकें। क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं उससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और साथ साथ संडे को जो मैं मैराथन क्लास लेता हूं एसएससी के लिए, उसमें तो मतलब आपके वारे नारे हो जाते हैं, उसी में से सारा प्रश्न ही रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, विधान परिषद क्या होता है? कुल मिला के 6 राज्य ऐसे हैं भारत में, कुल मिला के 28 राज्य हैं, 28 में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन 6 राज्य? तो एक तो आपका बिहार हो गया, दूसरा यूपी। ठीक है, ये दोनों याद रखें। आगे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये भी दोनों आपस में एकदम पास पास में है। इन दोनों को याद रखें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर बिहार और यूपी। और 2 राज्य और याद रखने हैं आपको, कौन कौन? महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये भी दोनों आपस में लगभग पास पास हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ याद रखें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों पास में है एकदम, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना नहीं था। तो इन दोनों में भी विधान परिषद है और साथ साथ आपके बिहार और यूपी में है। कुल मिलाकर 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। विधान परिषद जो होता है ये इसको उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? उच्च सदन। जैसे केंद्र में आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्यसभा को वहां पे उच्च सदन कहते हैं। तो यहाँ पे विधान मंडल में पूरे विधान परिषद और विधानसभा 2 चीजें होती हैं, तो विधान परिषद को भी उच्च सदन कहते हैं। और उच्च सदन में जाने के लिए योग्यता भी उच्च चाहिए, समझ रहे हैं? उच्च सदन जब नाम है तो वहां पे बड़े बड़े लोग भी जाने चाहिए। तो वहां पे जो लोग जाते हैं उनका उम्र मिनिमम 30 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 साल। और यदि विधानसभा में जा रहे हैं तो 25 साल में काम निपट जाता है। वही काम वहां होता है केंद्र में। जब आप राज्यसभा का मेंबर होते हैं तो कम से कम आपकी उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल। और जब लोकसभा का आप मेंबर होने जा रहे हैं तो कम से कम 25 साल। तो ये दोनों बातों का भी याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 साल। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया? देखिए, समवर्ती सूची के बारे में हमने आपको पिछले संडे को ही बताया था कि हमने लिया था कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था समवर्ती सूची। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है। क्या? हमारे पास 3 तरह की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में कुछ विषयों को रखा गया है। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, संघ सूची में कितने विषय होते हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं, आप जरा किताब में सर्च कीजिए। ठीक है, या फिर गूगल से पूछिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तब जाके आपका पूरा क्लियर होगा कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में कौन कितने कितने विषय आते हैं अभी वर्तमान में। पहले कुछ और थे, बाद में संशोधन हुआ है, अब कितने विषय आते हैं ये आप जरूर बताएंगे। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं कि आप बताएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ले लिया? समवर्ती सूची लिया था। संघीय व्यवस्था केवल कहें तो ये हमने कनाडा से लिया था। इंग्लैंड से हमने मतलब पूरा ये लिया था, अपना पार्लियामेंट लिया था। ठीक है, अमेरिका से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन लिया था। तो इतने सारे देशों से हमने बहुत कुछ लिया है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ये हमने संडे को बताया था। हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, बस मैंने बताया था कि इंपीरियल बैंक कहां से आया। देखिए, पहले 3 बैंक थे। कौन कौन? एक तो बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास और तीसरा बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता। इन तीनों बैंकों का आपस में मर्ज करके 1921 में, कब? 1921 में निर्माण हुआ था किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाके बना एसबीआई। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या जाकर आगे बना? एसबीआई। लेकिन उसके पहले 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंकों को मिला करके। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, पीएनबी जो है ये भारतीय स्वामित्व में बना हुआ पहला बैंक है। 1894 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय स्वामित्व में बना हुआ पहला बैंक यही है। इसमें जितने लोग मतलब शामिल थे वो सब भारतीय ही थे। तो ये पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक था पीएनबी। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां पे स्टोर किया था इसके बारे में आपसे पूछा है। तो आपके घर में पंखा होगा, वो सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में देखते हैं वो उजला उजला बैटरी जैसा एक चीज लगा होता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। एक बैटरी जैसा होता है, इसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं, वही होता है कैपेसिटर।
कैपेसिटर का एक्चुअली काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर कर रखता है। अब स्टोर क्यों रखता है, क्योंकि पंखा को शुरू होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी जो करंट आता है उसके पास नहीं होती है। तो इनिशियल उसको मतलब धक्का देने के लिए, उसको चलाने के लिए वो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही लाइन आता है तुरंत वहां से पंखा शुरू हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पंखा का गति धीरे हो जाता है तो हम लोग कंडेंसर बदल देते हैं, उस कंडेंसर को बदलने से हमारा पंखा फिर से अपना गति पकड़ लेता है। क्लियर? तो कंडेंसर को ही कहते हैं संधारित्र। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संधारित्र। बढ़े आगे, बाकी ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर क्या होता है ये संडे को मैं बताऊंगा, संडे को क्लास जरूरी है आपके लिए। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन सा था? देखिए, तराइन का युद्ध सबसे पहले समझिए कब हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ ठीक उसके अगले साल 1192 में, ठीक है। और उसके बाद मतलब कुछ वर्षों बाद वो जयचंद के साथ युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले समझते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुआ, मतलब कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत चला गया था, तो ए और बी दोनों, मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ये दोनों क्षेत्र जो थे वो तुर्की शासन के अंतर्गत आ गए थे, क्योंकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक है, पहले युद्ध में तो जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे अपनी कमजोर नीतियों के कारण, क्योंकि इनको लगा था कि अब तो चल गया हार के हमसे, पहले में हार गया था और दूसरे में वो जीत गया, क्योंकि ये सोच के बैठ गए थे कि अब तो हमने हरा दिया है, अब तो सब काम ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे आप आज सेट लगा के चले गए और घर जाकर सोचते हैं आज वाला तो मार लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। आप आज से ही कल की तैयारी में फिर से लग जाइए, कह आज ये प्रश्न हमसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उस पर गहन विचार कीजिए, हमारा सोल्यूशन देखिए, उससे बहुत कुछ सीखिए, और सीखने के बाद अगले दिन फिर से एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ लगिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एकदम जय हिंद बोलते रहिए, क्लियर? तब जाके आपके अंदर जोश जुनून जो है वो भरा पूरा रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें पूर्वी राजस्थान और दिल्ली दोनों मिल चुका था, ठीक है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। कौन सा राजवंश था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए कहते हैं इसने जो वंश की स्थापना की, इसने जो शासन स्थापित किया, उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, उसको मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की। कौन सा वंश था? तो ऐबक वंश या फिर गुलाम वंश उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐबक वंश और गुलाम वंश दोनों चीज कहते हैं, फिर मामलुक वंश भी कहते हैं, प्रारंभिक वंश भी कहते हैं, सब कुछ इसको कहते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शासन जब शुरू किया तो उसने 1206 में शासन शुरू किया था एक्चुअली। तो उसको मतलब कौन सा वंश शुरू किया? तो ऐबक वंश या फिर गुलाम वंश दोनों कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? डी में हो जाएगा, सॉरी ऐबक वंश नहीं, सल्तनत और ये गुलाम वंश कह सकते हैं, तो बी और सी कह सकते हैं आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। बढ़ते हैं आगे। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन कितने में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? देखिए ये 1221 में संगठित हुए थे। कब संगठित हुए थे? 1221 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल संगठित हुए थे। चंगेज खान कहां का राजा था? मंगोलिया का। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, चीन के ठीक ऊपर में मैप में देखेंगे तो मिलेगा मंगोलिया, ठीक है। अच्छा, वहां पे एक ये है, क्या कहलाता है, रेगिस्तान है, ठीक है, बहुत ही फेमस, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मंगोलिया में रेगिस्तान कौन सा है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1221। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? देखिए लाइकेन जो होता है ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर? प्रदूषण के लिए। लाइकेन से हम पता कर सकते हैं कि प्रदूषण कैसा है। एक्चुअली लाइकेन का काम होता है क्या? क्षार और अम्ल के बारे में बताना, ठीक है। तो उससे हम यही पता कर सकते हैं कि प्रदूषण कहाँ पे, मतलब पानी में यदि टेस्ट करें तो पता चलेगा कि इसमें अम्लीय प्रदूषण है कि क्षारीय प्रदूषण, इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो लाइकेन दो जीवों का सहजीवन होता है, किसका किसका? तो ये होता है शैवाल और कवक का। किसका किसका होता है? शैवाल और कवक का सहजीवन होता है कौन? लाइकेन। क्लियर? बीसीजी के टीके को किस रोग के प्रतिरोध में लगाया जाता है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के प्रतिरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म देखते हैं तो होता है बैसिलस क्लोमेटोग्यूरिन। बैसिलस क्लोमेटोग्यूरिन, क्लोमेटोग्यूरिन ने इसका खोज किया था, और ये किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो रोग हो जाता है उससे बचने के लिए ये टीका दिया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है। हाथों पे देखा होगा आपने, हमारे भी हाथ पे देखो यहाँ पे एक दाग हो जाता है, ठीक है,
ऐसा घाव जैसा बन जाता है, वही BCG का टीका होता है। आपके भी बचपन में लगवाया गया होगा, आप देखिएगा अपने हाथ पे दाग होगा। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे जो हैं ये कई बार आपने देखा है प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, आगे बढ़ता हूं। गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? गुर्दा किसको कहते हैं? किडनी को, ठीक है। कई बार लोग गुर्दा और जिगर में धोखा खा जाते हैं। जिगर कहते हैं लीवर को और गुर्दा कहते हैं किडनी को। तो किडनी का काम होता है पूरे रक्त को छानना, ठीक है। तो ये छान के क्या करता है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। क्योंकि रक्त का पीएच कितना होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दो ऑप्शन दे दूं, चलिए 6.4 कि 7.4, इन दोनों में से एक सही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि रक्त का पीएच कितना होता है। बढ़ते हैं आगे। तो पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है कौन? गुर्दा। कैसे कैसे? तो रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना इसका काम होता है, और यदि उसको निकाल देगा तो क्या होगा? रक्त का पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। जितना चाहिए उतना मेंटेन रहेगा, क्षारीय होता है एक्चुअली, ठीक है। अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको स्टैटिक का पोर्शन है, आपको याद रखना होगा कुछ खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में आपको 7 खिलाड़ी मिल जाएंगे, खो खो में आपको 9 खिलाड़ी मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से संख्या जो है आपको याद रखनी है। क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, बैडमिंटन यदि सिंगल हो रहा है तो 2 खिलाड़ी हो जाएंगे, मतलब एक एक, इधर से एक उधर से एक। यदि डबल हो रहा है तो एक इधर से, 2 इधर से 2 उधर से। तो इस तरह से गेम्स में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद रखना होगा कि किस किस खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? अब बात करते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान है क्या। देखिए इस तरह का यदि भारत का नक्शा ले, एक रफ नक्शा हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यदि भारत का नक्शा हम ले लें तो ये होता है हमारा पूर्वी तट। क्या होता है? ये होता है पूर्वी तट, और इसको कहते हैं पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूर्वी तट यहाँ से यहाँ उड़ीसा से लेके नीचे आप तमिलनाडु तक चले आइए, और यहाँ पे आप चले आइए कहाँ से? गुजरात से लेके और तमिलनाडु तक। तो इस क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। इसका एक नाम और दिया जाता है सह्याद्री। क्या नाम देते हैं? सह्याद्री। और ये जो पूर्वी तट होता है इसका नाम क्या होता है, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट जो है, यहाँ से यहाँ तक सीधा हम पश्चिमी घाट कहते हैं, लेकिन मैं आपको संडे को बताऊंगा कि गोवा से महाराष्ट्र तक क्या कहलाता है, फिर वहां से कर्नाटक तक क्या कहलाता है, वहां से यहाँ केरल वाला चीज क्या कहलाता है, फिर वहां से तमिलनाडु तक क्या कहलाता है, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो पूर्वी घाट का ये जो पूर्वी तट है इसका नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए आपको ले चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। आप ऑप्शन देके निहायत एकदम सही चीज बता सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग मालाबार तटीय मैदान कह लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मालाबार तटीय में, मालाबार। हाँ। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान, रुक गया पीछे, निम्नोक्त में से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। मरुस्थलीय जिला नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा जो है ये एक मरुस्थलीय जिला नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक मरुस्थल किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? तो ये जैसलमेर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? जैसलमेर में सबसे अधिक आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। और भारत में इस मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, और यही मरुस्थल जो पाकिस्तान की तरफ फैला हुआ है इसको चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। भारत में थार का मरुस्थल और पाकिस्तान तरफ उसको चोलिस्तान कहते हैं। अच्छा, पूर्वी तटीय में ये तो बता दें नहीं। अच्छा देखिए हमने मालाबार तट शायद आपको बता दिया, ये गलत है, ठीक है। मालाबार नहीं, कोरोमंडल तट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तो पश्चिमी वाले को, सॉरी पूर्वी वाले को कोरोमंडल, और जब पश्चिमी में आएंगे तो इसमें मालाबार तट होगा। कोंकण तट गोवा से लेके महाराष्ट्र तक वाला कोंकण होता है, तो अलग अलग नाम होते हैं इसमें। तो ये होता है क्या? कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट वाला, सॉरी पूर्वी घाट वाला कोरोमंडल तट, और पश्चिमी घाट में ये सब मालाबार, कोंकण ये सब आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपको मिल जाएगी अरावली की श्रेणी। ये भारत ही नहीं वरन दुनिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी इसको कह सकते हैं, ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणी। और यही अरावली की पर्वत श्रेणी जो है यही आगे तक बढ़ती है दिल्ली तक। इसी पे आपका राष्ट्रपति भवन भी बसा हुआ मिलता है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो एक्चुअली अरावली की ही पहाड़ियां वहां तक गई हैं।
और ये विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में बांटता है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं उत्तर भारत, और इसके नीचे का जो एरिया है उसको दक्षिण भारत कह लेते हैं। सह्याद्री, अभी मैंने बताया कि पश्चिमी घाट जो होता है इसका सह्याद्री नाम होता है। सबसे नवीनतम हिमालय की जब बात करते हैं तो भारत की तरफ इसमें शिवालिक आता है। क्या नाम होता है? शिवालिक श्रेणियां। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बढ़िया बात है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये अमूमन सबको पता होगा, ठीक है। और जमनालाल बजाज जो थे इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के 4 पुत्र ऑलरेडी थे। अच्छा, ये भी एक पूछने लायक क्वेश्चन है, गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन से थे? आप यदि नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, देखें जरा आपका IQ कितना है। गांधी जी के 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र कहा जाता था किसको? जमनालाल बजाज को। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ICC ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, अभी हाल ही में किया था, ठीक है। तो ये नियम कब से लागू होंगे? 1 अक्टूबर 2022 से नियम प्रभाव में आ जाएंगे। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से जो बदले हुए नियम हैं ये प्रभाव में आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया जाएगा? तो ये मलेशिया के इपोह शहर में किया जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है ये हॉकी के लिए खेला जाता है। किसके लिए? हॉकी के लिए खेला जाता है सुल्तान अजलान शाह कप। तो ये कहां होगा? मलेशिया के इपोह शहर में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है? तो बुल्गारिया ने समाप्त कर दिया है। किसने समाप्त किया है? बुल्गारिया ने। बुल्गारिया का राजधानी होता है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। डेनमार्क का कोपेनहेगन, सही से लिखते हैं कोपेनहेगन। पोलैंड का वर्सावा। रोमानिया का बुचारेस्ट, ठीक है, बुचारेस्ट होता है, याद रखेंगे। सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर देने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे। इसका आंसर आप सबको पता होगा, क्योंकि आपने इससे हो सकता है कि 1,000 रुपया भी प्राप्त किया होगा। याद है जब लॉकडाउन लगा था तो एक कार्ड बन रहा था, जिस कार्ड के सहारे बहुत लोगों को 1,000 रुपया मिल रहा था, ठीक है, महीने का या 3 महीने कैसे करके। तो आपको वो कार्ड पता होगा, और उसी कार्ड को सरकार जो है वो जोड़ने वाला है वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ। अब आपको आंसर पता लग गया होगा। यदि आंसर पता लग गया हो तो उसका पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, कौन सा कार्ड था उसका नाम पूरा लिखेंगे। तो आज का जीके का जो सेशन रहा यहाँ पे समाप्त होता है। और एक चीज और, हमने हिंदी का एक PDF दिया है आपको टेलीग्राम पे, जिसमें अनेकार्थी शब्द हैं, यानी एक शब्द का कोई अलग जो शब्द होता है, अर्थ होता है, वो हमने दे दिया है PDF। आपको याद करके आना है, कल मैं क्लास में पूछ सकता हूं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।